अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, यूरोप में आग लगी हुई है। यूरोप में बिल्कुल अब किसी वक्त भी सिविल वार जैसी सूरत हाल आ सकती है। यूरोप के लोगों का सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया है। अजीज दोस्तों, परसों रात को हॉलैंड में डेन हाग एक्चुअली हॉलैंड का क्या है कि डेन हाग कैपिटल है, किंग एम्स्टर्डम में रहता है, तो एम्स्टर्डम भी एक तरह का कैपिटल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूरा डेन हाग है, जिसको इंग्लिश में दी हैग कहते हैं। सारे एम्बेसीज वगैरह वहाँ पे। हम भी जब हॉलैंड में एम्स्टर्डम में रहते थे तो हमें फ्रेंच एम्बेसी या पाकिस्तान एम्बेसी जाना होता था, तो हमें डेन हाग ही जाना होता था। तो अजीज़ दोस्तों, डेन हाग में एरिटेरिया के लोगों में बहुत ज़्यादा एरिटेरियन रहते हैं वहाँ पे। तो एरिटेरिया के लोगों में दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिस पे दोनों ने एक दूसरे पे हमले किए, और जब हमले बढ़ गए तो उन्होंने आगे लगाना शुरू की, पथराव करना शुरू किया। पुलिस आई, पुलिस को भी पथराव किया। कई सौ पुलिस वाले आए, जिसमें दर्जनों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई। एक लॉलेस सिस्टम था हॉलैंड के कैपिटल में। आपको पता है हॉलैंड के इलेक्शन को कई महीने हो गए हैं। खैर विल्डर्स वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको इलेक्शन में जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रहा। उसके साथ इनफ मेजॉरिटी आ नहीं रही, और मेजॉरिटी लेफ्ट वालों की भी नहीं हो रही। तो वहाँ पे अभी तक वही पुरानी गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट चल रही है। वहाँ पे भी एक अनवारुल हक काकड़ टाइप का लेफ्ट का बंदा चला रहा है सिस्टम को। और अब वहाँ पे खैर विल्डर ने जैसे कल एक ट्वीट की कि आज की सूरत हाल में अगर आज इलेक्शन होना तो मैं मेजॉरिटी सीटें जीत जाता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी तेज़ी से हालात ख़राब हो रहे हैं। हॉलैंड जल रहा है इस वक्त। ये आयरलैंड है। आयरलैंड में लोगों का सब्र का पैमाना भर गया है। ये किसी ने पुल के ऊपर ये हमास का फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया। एक आयरिश आदमी आया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा इनफ इज़ इनफ। उसने वो झंडा वहाँ से उसकी रस्सियाँ जला के हटा दी। वो झंडा उठा के पहले ज़मीन पे फेंका पाँव के ऊपर, और फिर उठा के उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये अब हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, लॉलेसनेस की आपको मैं बात बताऊँ ना, तो लॉलेसनेस की हालत ये हो गई है कि अब बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, नाइकी के, एडिडास के, ब्रांड के बड़े स्टोर होते हैं, या बड़े मल्टी डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि 15, 20, 25 लोग एक साथ आते हैं और पूरे पूरे रैक से चीज़ें उठाते हैं, ठक 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 ठक, और सारे एक साथ दरवाजे से भागते हैं। दरवाजे पे 2 गार्ड खड़े हैं, पूरे दोनों हाथों से भर के। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप कहोगे कि ये तो 2 हैं, तो ऐसी कई वीडियोस हैं। मैं आपको कितनी वीडियो दिखाऊं। ये तो अभी मेरे को जब मैं ये वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो सामने जो नज़र आई मैंने पकड़ ली। आप सर्च करेंगे वहाँ पे अमेरिका में और यूरोप में इस वक्त ये क्या करते हैं कि 15, 20, 25 लोग एक साथ स्टोर में घुसते हैं, जो हाथ में आया पूरा दोनों हाथों से भर के भागते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 4-5 चीज़ें, 6 चीज़ें उठा के। अब 15-20 लोगों को 2 गार्ड कैसे रोकेंगे? और उनके पास भी डंडे होते हैं, कोई बंदूक शंदूक तो होती नहीं है। जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, तो अब उसको क्या करोगे आप? वो तो कहेगा ठीक है सामान पड़ा है, क्या करोगे, मुझे ले जाओ, थाने में जाएंगे, केस वेस करेंगे, छोड़ देंगे। बाकी लोग जो सामान ले जाते हैं, ये सूरत हाल है। और ऐसे में हमारे जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान, ये फरमाते हैं। But here's the really important point of my short remarks. Yes, we celebrate our diversity, and in Islam we are a very, very diverse religion. But there are some people who think diversity is not a strength, it is a weakness. They think diversity shouldn't be celebrated, it should be denigrated. They try and pit Muslims versus Hindus. They try and pit those from London versus those from other parts of the country. They try and pit those who are older
versus those who are younger. And as the general election approaches, they will try and make these culture wars bigger and bigger. And we've got to say no. We've got to say we're going to build bridges and we're not going to build walls. We've got to show them that Islam celebrates diversity and we celebrate our brothers and sisters whether they're Muslims or they are non-Muslims. अब अजीज दोस्तों, डाइवर्सिटी का ये हमें मतलब समझा रहा है कि इस्लाम में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कितना बड़ा झूठ है साला। एक ज़माना होता था कि लोग झूठ बोलते थे, मुंह काले हो जाते थे। इसके तो करतूत ही काले हैं, मुंह काला नहीं हो रहा साले का। मतलब आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम का पहला सबक क्या सिखाया जाता है, चाहे वो कोई, मैं क्या बोलूँ, मैं मजबूरी है मेरी ज़बान। मेरे पास एक कुछ लोग आए थे अभी परसों मेरे घर पे, मैं वो ज़ाहिर है किसी की बात में क्या बोले। खैर, ये आदमी कह रहा है डाइवर्सिटी। इस्लाम का पहला मैसेज ये है कि आप मुसलमान हो, आप सबसे अफजल हो, बाकी सब कचरा हैं, बाकी सब आपकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है लंदन में खड़ा होकर, जहाँ पे ये लंदन जैसे शहर का मेयर है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन है, यहाँ की होम मिनिस्टर अभी पिछले 2 महीने पहले तक इंडियन ओरिजिन की थी। ये डाइवर्सिटी यहाँ तो है। मुझे ये बताओ इस्लाम में कौन सी डाइवर्सिटी है? सऊदी अरब में आज तक कोई नॉन मुस्लिम बनाए कुछ? किंग तो छोड़े, आप कोई मिनिस्टर बनाए? मिनिस्टर का चपड़ासी तक नहीं है। सऊदी अरब में तो 100% पॉपुलेशन ही मुस्लिम है। पाकिस्तान में कोई बनाए? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, इवन आप बताएं मुझे कोई फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई बनाए? इजिप्ट में, मलेशिया में, इमारात में, तुर्की में, कहीं कौन सी डाइवर्सिटी इस्लाम में? बताओ। डाइवर्सिटी इधर है जिसके तुम मजे लूट रहे हो, जिसके वो स्कॉटलैंड में बैठा हमजा वो मजे लूट रहा है। तुम लोगों के लिए डाइवर्सिटी सिर्फ वहीं है जहां पे तुम लोग माइनॉरिटी में होते हो। जहां मेजॉरिटी में होते हो तो कौन सा इस्लाम? किसी इस्लाम में कोई डाइवर्सिटी की इजाजत नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और ये झूठा आदमी जिसने लंदन का बेड़ा गर्क कर दिया है। अजीज दोस्तों, ब्रेग्जिट के नुकसानात, ये सर गॉडफ्रे लॉसन ये प्रो ब्रेग्जिट था, और अभी जीबी न्यूज़ एक बहुत नया चैनल आया और छा गया है सब पे, क्योंकि वो सच्ची खबरें दे रहा है। सिर्फ बीबीसी और इनकी तरह लेफ्ट का इकोसिस्टम नहीं चला रहा, ये राइट विंग का है। इसने एक पोल कराया जीबी ने कि अगर यूरोपियन यूनियन आपको वापस यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की इजाज़त दे तो इंग्लैंड के कितने लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मेजॉरिटी ने कहा कि हम वापस यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं। वी आर टायर्ड ऑफ ब्रेग्जिट। इसने कहा यार वो लोग तो बकवास करते हैं, आप मुझे बताओ मेरे पेज पे, मैं वोटिंग करवाता हूँ। सर गॉडफ्रे लॉसन के अपने पेज पे 81% ने कहा कि हाँ इंग्लैंड को वापस यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहिए। हम तो शुरू से कहते थे, लोग कहते थे तुम तो फ्रेंच होके इंग्लैंड में रह रहे हो इसलिए तुम्हें ब्रेग्जिट पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे राइट्स कम जो हो जाएंगे। हमारे राइट्स तो कम होते नहीं, इसलिए क्या ब्रेग्जिट में ये क्लॉज थी कि जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का नेशनल, चाहे वो फ्रेंच है, स्पेनिश है, वो 5 साल से यहाँ पे रह रहा है तो वो रह सकता है। और आज भी कोई यूरोपियन यूनियन का आदमी आके इधर अगर जॉब करता है तो उसको अलाउड है, टैक्स पेयर बन सकता है, वो बेनिफिट नहीं ले सकता। तो हम तो टैक्स पेयर हैं। फिर मेरी वाइफ ब्रिटिश है, तो हमें ये चीज़ों का मसला नहीं था। हमें पता था कि यहाँ की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी ब्रेग्जिट का झटका। ये पागल आदमी बोरिस जॉनसन ने ये सारे काम किए हैं। यूक्रेन रशिया वार की जिम्मेदार बोरिस जॉनसन, ब्रेग्जिट का जिम्मेदार। इसने ब्रेग्जिट का नारा लगा के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, 2 साल में जलील होके निकला। और ये है कि ये पागल आदमी की पूरी कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। ऊपर से ब्रेग्जिट के बाद जो माइग्रेशन आई है उसने तबाह कर दिया है। और ये अपीजमेंट की सरकार, ये डाइवर्सिटी के नाम पे जो ड्रामे चला रहे हैं, इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। सादिक खान इज अरविंद केजरीवाल ऑफ लंदन।
अरविंद केजरीवाल वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को जगहें दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, पानी दे रहा है, सहूलतें दे रहा है। यहाँ पे सादिक खान। तो ये है कि अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। अब लंदन का, यूके का राइट विंगर है ना, बहुत ज़्यादा तंग है। और इन्होंने कहा है कि अगर आप इनको जो आ रहे हैं इनको, और जो ऑलरेडी जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं चाहे वो पाकिस्तानी, उनको आप बेनिफिट देते हैं ना। बेनिफिट क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेनिफिट्स होते हैं, सरकार का एक सिस्टम है कि आपके पास घर नहीं है तो आप घर अप्लाई कर सकते हैं सरकार का। सरकार आपको अगर घर नहीं दे सकती तो आपको कहती है कि आप किराए का घर ले लो और उसका किराया सरकार भरेगी। फिर आपको घर खर्चे के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, आपको एक वीकली पैसा देती है आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी एंड मुस्लिम्स ब्लैक में जॉब करते हैं, ऑफिशियल जॉब नहीं करते और बेनिफिट भी ले रहे होते हैं। तो ब्रिटिश राइट विंगर्स ने ये कहा है कि आप इनको कैश ना दो, आप इनको एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाओ और उस बैंक अकाउंट से सिर्फ कार्ड के जरिए पेमेंट हो, कैश ना निकले। और कार्ड के जरिए पेमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो, जिसमें खाना, कपड़े और ये टूथपेस्ट वगैरह इस टाइप की टॉयलेटरी आइटम्स। बाकी उसमें उस पैसों से वो अल्कोहल नहीं खरीद सकता, टबैको नहीं खरीद सकता, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं खरीद सकता, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स और ये और वो नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकता, ब्यूटी पार्लर की पेमेंट नहीं कर सकता, हॉलीडेज नहीं खरीद सकता। बात तो सही है कि आप कह रहे हो आपके पास खाने को पैसा नहीं और आप पैसे लेते हो और आप ब्लैक में जॉब भी करते हो और आप उससे फिर नया आईफोन भी लेते हो, आप अल्कोहल भी इससे लेते हो। तो ये सब अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको एक सरकार हेल्प करती है। तो इस तरह की चीज़ें मांगी जा रही हैं। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में डोवर यहाँ की पोर्ट है, वहाँ से ये ट्रैक्टरों का पूरा काफिला आया है। प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। जैसे पिछले फार्मर प्रोटेस्ट पे पूरी टूल किट बनाई गई थी ना, पूरी टूल किट ग्रेटा थुनबर्ग ने पोल खोल दी थी। उसमें रिहाना भी आ गई थी और मियाँ खलीफा भी आ गई थी और ग्रेटा थुनबर्ग भी और दुनिया भर के पॉलिटिशियन। यहाँ हमारा तनमन सिंह, ये स्लाव का एमपी, सिख एमपी, वो रोज ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था इंडिया में फार्मर्स पे जुल्म हो रहा है, ये वो। कनाडा शुरू हो गया था। इस बार सबकी बोलती बंद है, क्योंकि पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के बाद इंडिया में जो हुआ था, इसके बाद पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए। कनाडा वालों ने तो प्रोटेस्टर्स को क्रश किया है। अभी यहाँ पे यूरोप में सख्ती से निपटा जा रहा है, इनके ऊपर पानी के वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। लेकिन वो जंग की तरह नहीं लड़ रहे फार्मर्स। जैसे भारत में तो बाकायदा पतंग से ड्रोन को, पुलिस के ड्रोन को रोका जा रहा है। पूरा एक सिस्टम एक नजर आ रहा है कि एक जंग की तैयारी के तौर पे आ रहे हैं। ट्रैक्टरों के आगे मशीनरी लगाई जा रही है और स्पेशल क्रेन्स बुलाई जा रही है। जितना पैसा इस प्रोटेस्ट पे लग रहा है ना भारत के, आप यकीन माने इतने की तो ये डिमांड भी नहीं कर रहे। और ये इलेक्शन तक का खेल है। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन तक अभी और भी कई कांड होने हैं। हल्द्वानी को तो आप भूल जाएंगे, इतने बड़ी चीजें होने वाली हैं। तो ये है कि सरकार की ज़ाहिर इस पर नज़र होगी। तो यूरोप में फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हो रहा है। और ऐसे में फिर ऐसी लड़कियों, जिसको कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों की हिम्मत चाहिए। ऐसी लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई है वो वाह। अजीज दोस्तों, अभी ये यूरोपियन यूनियन की सोर्स से ये आया है कि दुनिया में डेमोक्रेसी मुख्तलिफ मुल्कों में, तो देखें
इनका अपना एक तरीकाकार होता है। 59 ऑथोरिटेरियन रेजिम्स हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है। ज़ाहिर है जो इनके हाइब्रिड रेजिम है ना, जो वो 34 हैं। इसमें भी कुछ साउथ अमेरिकन है, मैक्सिकन है, अफ्रीकन है, तुर्की है, यूक्रेन है, नेपाल, भूटान है, और 50 फ्लोट डेमोक्रेसीज हैं। इसमें इंडिया है। इनकी नज़र में इंडिया की फ्लोट डेमोक्रेसी कहाँ से है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका भी फ्लोट डेमोक्रेसी है, ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब फ्लोट डेमोक्रेसी कहाँ से ये समझ नहीं आ रही। और जेन्युइन डेमोक्रेसी तो पूरे यूरोपियन यूनियन में, लेकिन यूरोपियन यूनियन में इटली नहीं है जेन्युइन डेमोक्रेसी। इटली फ्लोट डेमोक्रेसी है, और पोर्टुगल भी, मतलब यहाँ पे, और बेल्जियम भी। और यहाँ पे ये जो फ्लोट डेमोक्रेसी जिसको बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ पे इस वक्त लेफ्ट का कंट्रोल नहीं है। इटली में जैसे, इंडिया में, तो ये इनका अपना एक खेल है जो ये खेलते हैं। अजीज़ दोस्तों, फिर मैं भारत की तरफ आऊँगा। कल मैंने वीडियो में आपको, आज की वीडियो में, सॉरी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आज आफ्टरनून में लगेगी। उसमें जयशंकर जी के बारे में आपको कुछ बताया है। इस वक्त अरबियन गल्फ के साथ इंडिया के जितने ताल्लुकात हैं, इतने कभी हिस्ट्री में नहीं थे। अरबियन गल्फ पाकिस्तान का दोस्त होता था और इंडिया का सिर्फ जानने वाला होता था। पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड होता था, बगल, मतलब वो क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, बिल्कुल ही। और इंडिया से सिर्फ हेलो हाय वाली बात थी। आज ये इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है गल्फ, चाहे वो कतर है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो इमारात है, चाहे वो सऊदी अरब है। ये ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ रही है गल्फ के साथ, ये फ्रेंडशिप भी बढ़ रही है, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है, हर लेवल पे हो रहा है। और पाकिस्तान से ये लोग कट रहे हैं, पाकिस्तान से दूर भाग रहे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल ही साइड लाइन इख्तियार की हुई है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी पॉइंट की तरफ मैं आऊँगा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान की वापस जंग के ख़तरे बढ़ गए हैं। अज़रबैजान फिर एग्रेसिवली आर्मेनिया को आंखें दिखा रहा है, और आपको पता है कि अज़रबैजान को तुर्की की पूरी सपोर्ट हासिल है और तुर्की की पूरी पेट्रोनेज हासिल है। और ये नक्शे में आप गौर से देखेंगे ना, तो तुर्की और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो मुस्लिम्स हैं ना, उनके बीच में ये आर्मीनिया एक दीवार है। तो ये चाहते हैं कि ऐसा एक बीच में रास्ता बन जाए। जैसे आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो अंग्रेज़ों की और पाकिस्तानी मुसलमान, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये थी कि एक पट्टी नॉर्थ ऑफ इंडिया में बनेगी, जिसमें कश्मीर भी पाकिस्तान में होगा और यूपी में पूरा एक पट्टा दिया जाएगा जो ईस्ट पाकिस्तान तक जाएगी, कॉरिडोर होगा। तो ये भी चाहते हैं कि अज़रबैजान और तुर्की के दरमियान एक कॉरिडोर बन जाएगा, तो वो फिर गेटवे ऑफ यूरोप, तुर्की से लेके वो उधर आखिर तक, हिंदुस्तान के सर तक, अफ़गानिस्तान और ये सब का एक बाय रोड कनेक्शन बन जाएगा इस्लामिक स्टेट्स का। ये इनकी कोशिश है, लेकिन इनकी राह में आर्मेनिया अटका हुआ है। अब मसला ये है कि आर्मेनिया को रशिया की सपोर्ट है, लेकिन रशिया की सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट है। अभी मिलिट्री वाइज इतनी सपोर्ट आर्मेनिया को कोई नहीं देता, यूरोपियन यूनियन भी नहीं देता, लेकिन अज़रबैजान को तुर्की, पाकिस्तान, सारा इस्लामिक बेल्ट है ना, वो सपोर्ट करता है। तो जिसकी वजह से इस जंग से एक और इस्लामिक कॉरिडोर कंप्लीट होगा। आई होप कि अव्वल तो ये जंग होगी नहीं, अगर होगी
तो फिर इस रीजन में जंगें तो हो रही हैं, तो लेट्स सी के इसका नतीजा फिर क्या निकलता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।